हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट 13 को। इससे पहले हम लोगों ने 12 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर लिया है और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 13वें मॉक टेस्ट को। प्रत्येक मॉक टेस्ट हमारा 20-20 प्रश्नों का होता है और सभी मॉक टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया जाता है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट 13 को। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है? 4 विकल्प है आपके पास। ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी नेपाल और डी इंडोनेशिया। तो ऑपरेशन करुणा का संबंध जो है कि विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, म्यांमार से है। हाल ही में आए चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है। सुपर साइक्लोन मोचा ने बांग्लादेश और म्यांमार में व्यापक तबाही मचाई है, जिससे इन देशों में व्यापक जनधन की हानि हुई है। मोचा का नामकरण यमन ने लाल सागर के तट पर स्थित बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर किया है। तो यह आपको याद रखना है कि मोचा जो चक्रवात है इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण यमन ने किया है अपने बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर। जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? 4 विकल्प है आपके पास। ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना। तो जल्लीकट्टू खेल का संबंध जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, तमिलनाडु से है। जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। मैंने इस प्रश्न को यहाँ इसलिए शामिल किया क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले कानून को फिर से बरकरार रखा है। जल्लीकट्टू है क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। यह एक पारंपरिक लोकप्रिय खेल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 43 पर। हमारा 43 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जनगणना का आयोजन किया गया था? यहाँ पर आपको जवाब देना है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का आयोजन किया गया था किस वर्ष में। ठीक है, तो 4 विकल्प है आपके पास। वर्ष 2009, वर्ष 2010, वर्ष 2011 और डी वर्ष 2012। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2011, विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब है। यानी कि वर्ष 2011 में भारत ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का आयोजन किया था। इसको मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना चल रहा है। कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जातिगत आधारित सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित अंतरिम रोक हटाने के जो है आदेश को वापस कर दिया है। सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना वर्ष 1931 के बाद वर्ष 2011 में पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वर्ष 2011। यानी वर्ष 2011 भारत में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का आयोजन किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी? ए नर्मदा घाटी परियोजना, बी दामोदर घाटी परियोजना, सी टिहरी बांध परियोजना और डी गंगा घाटी परियोजना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, दामोदर घाटी परियोजना। यानी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। दामोदर और उसकी सहायक नदियां बराकर, कोनार, बोकारो पर बांध बनाया गया है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, ये मात्स्यिकी है, ठीक ना, पा नहीं है, माँ है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद। बी यानी दूसरा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तीसरा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वाराणसी और चौथा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। आपको बताना है दिए गए कथन से सही विकल्प का चयन करें। ए
1 2 3 और 4, बी 1 2 और 3, सी 2 3 और 4 और डी 1 2 और 4। तो यहाँ पर सही विकल्प है आपके पास विकल्प डी 1 2 और 4, यानी कि यहाँ जो दिया गया तीसरा है आपके पास कथन ये गलत है। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है ना कि दलहन। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वह कानपुर में है ना कि वाराणसी में। तो याद रखना है कि वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है और दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वह कानपुर में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है? विकल्प ए गोवानिन, विकल्प बी साइटोसिन, विकल्प सी थायमिन और विकल्प डी एडेनिन। थायमिन। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी थायमिन, यानी कि आरएनए में जो क्षार होता है वो थायमिन नहीं पाया जाता है और थायमिन की जगह पर क्या पाया जाएगा तब? यूरासिल। ठीक है, थायमिन की जगह पर क्या हो जाता है? यूरासिल पाया जाता है। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गोवानिन। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है, साइटोसिन गोवानिन के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन आरएनए में थायमिन के जगह पर थायमिन नहीं होता है बल्कि उसके जगह पर क्या होता है? यूरासिल नाइट्रोजनस बेस जो है कि पाया जाता है। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इस युग का कर्तव्य नामक पुस्तिका किस गवर्नर जनरल ने लिखा था? 4 विकल्प है आपके पास। ए लॉर्ड डलहौजी ने, बी लॉर्ड मेयो ने, सी लॉर्ड लीटन ने और डी लॉर्ड रिपन ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने शिक्षा संबंधी सुधार पर भी ध्यान दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन लाया जिसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करना। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में ही पेश किया गया था 1883 ईस्वी में। याद रखिएगा कि इस युग का कर्तव्य नामक पुस्तिका का जो अनावरण किया गया था या लिखा गया था वह लॉर्ड रिपन ने लिखा था। इस युग का कर्तव्य लॉर्ड रिपन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ए सत्र का प्रथम घंटा, बी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, सी प्रश्नकाल के पूर्व का काल और डी प्रश्नकाल के पश्चात का काल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी प्रश्नकाल के बाद यानी पश्चात का काल। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के बाद का काल होता है। प्रश्नकाल सुबह 11 बजे शुरू होता है और शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है, यानी कि प्रश्नकाल के बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। कोई भी सांसद शून्यकाल के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को उठा सकता है। शून्यकाल में उठाए गए मुद्दे सार्वजनिक महत्व के होते हैं। प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए प्रश्न का जवाब देना बाध्यकारी होता है, यानी प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल उठाया जाएगा उसका उत्तर देना ही पड़ेगा, बाध्यकारी है। लेकिन शून्यकाल के दौरान जो प्रश्न उठाया जाता है उसका जवाब देना बाध्यकारी नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है। कभी कभी हम लोग प्रश्न जो एग्जामिनेशन हॉल में बनाते हैं उस टाइम नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और गलत उत्तर का चयन कर लेते हैं, इसलिए नहीं जब कभी भी आप देखिए उसको अंडरलाइन करके रख दीजिए। यहाँ पर प्रश्न है निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ए है तारकुंडे समिति, बी है सरकारिया समिति, सी है इंद्रजीत गुप्ता समिति और डी है दिनेश गोस्वामी समिति। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी सरकारिया समिति। सरकारिया समिति का संबंध जो है केंद्र राज्य के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए है। सरकारिया समिति का गठन जो है 1983 में किया गया था। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। दिनेश गोस्वामी समिति का भी संबंध चुनाव सुधार से है
और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है चुनाव का राज्य वित्त पोषण से संबंधित है। तो इस प्रकार से सरकारिया समिति जो है, यह तो सरकारिया समिति का गठन 1983 में किया गया था और यह केंद्र राज्य के बीच संबंध से रिलेटेड समिति है सरकारिया समिति। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है। दूसरा कथन है खैरा धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। तीसरा कथन है धान की खेती के लिए 15 से 20 डिग्री उपयुक्त तापमान है। तो यहाँ पर आपके पास उपयुक्त में से सही कथन है। ए है 1, 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1 और 2 और डी 2 और 3। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका 1 और 2। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब है। कहने का मतलब है कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है, ये बात सही है। और दूसरा है खैरा धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। गोल्डन राइस पीले रंग का फोर्टिफाइड चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है। बीटा कैरोटीन मानव शरीर के अंदर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। खैरा धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, यह रोग जिंक की कमी से होता है। इस प्रकार से कथन 1 और कथन 2 जो है यह बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु उपस्थित होता है। ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी जिंक और डी मैग्नीज। तो इस प्रकार यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी यानी कि जिंक। इंसुलिन हार्मोन में जिंक धातु उपस्थित होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय के बीटा सेल यानी बीटा कोशिका द्वारा जो है कि स्रावित होता है। यह रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। क्या करता है कि रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, अर्थात यह रक्त में चीनी यानी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें जिंक धातु की उपस्थिति होती है। इंसुलिन के कम स्राव से शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। तो याद रखना है आपको कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहता है, तो जिंक धातु जो है इंसुलिन में उपस्थित रहता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। अम्ल और क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा है कथन अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा है आपके पास अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है अथवा है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, केवल 2 जो है कथन सत्य है। आइए देखते हैं फिर से प्रश्न को। प्रश्न में है कि केवल 2 सही है, यानी अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए ये कथन पहला गलत है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद तीसरा है अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत का सुचालक होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यह दोनों अपने जलीय विलयन में विद्युत चालकता को दर्शाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार यदि इसका जलीय विलयन तैयार करेंगे तो दोनों विद्युत का सुचालक की तरह कार्य करेगा, जबकि अपने आप में स्वतंत्र रूप में वो क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों विद्युत का कुचालक होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कथन बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी केवल 2। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर।
आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधी बनाती है। यह परत निम्न में से किसकी बनी होती है? 4 विकल्प है आपके पास। ए मेलामाइन, बी बेकेलाइट, सी पॉलिएस्टर और डी टेफ्लॉन। ये जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, और नहीं होगा, क्या होगा? टेफ्लॉन, टॉ, और के बदले क्या होगा? टॉ। चौथा विकल्प आपके पास है टेफ्लॉन, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका मेलामाइन, यानी विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जिसको मेलामाइन कहते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलामाइन अग्नि प्रतिरोधक है। यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहने की अधिक क्षमता रखता है। बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसका उपयोग बिजली के स्विच और बर्तन के हैंडल आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। यानी टेफ्लॉन का प्रयोग जो है कि बर्तन बनाने में किया जाता है जिस पर तेल और पानी जो है नहीं चिपकता है, ठीक है। आइए चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ उत्तर क्या सही होगी आपका? विकल्प ए मेलामाइन, यानी आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? विकल्प ए धर्म चक्र प्रवर्तन, विकल्प बी महाभिनिष्क्रमण, विकल्प सी महापरिनिर्वाण, विकल्प डी संबोधि। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, जबकि उनके प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है कि सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद उन्होंने उनके घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध को या गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। उनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। थॉमस कप प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस। 4 विकल्प है आपके पास। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, यानी बैडमिंटन से। थॉमस कप प्रतियोगिता का संबंध पुरुष वर्ग के बैडमिंटन खेल से है। हाल ही में पिछले वर्ष बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी में जो है कि इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप 2022 जीत लिया है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी थॉमस कप है, जबकि महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी जो है उबेर कप है। थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसका नाम सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि थॉमस कप का संबंध जो है पुरुषों की बैडमिंटन से है और महिलाओं के बैडमिंटन से कौन सी ट्रॉफी है? तो उबेर कप, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था या किया गया है या पिछले वर्ष किया गया था? तो विकल्प ए है P-17A, विकल्प बी है प्रोजेक्ट 75, विकल्प सी है प्रोजेक्ट 17 और विकल्प डी है P-17B। तो आपको बताना है कि युद्धपोत, स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी का निर्माण जो है किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका P-17A, यानी विकल्प ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी का निर्माण P-17A के तहत प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं 57 पर। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में जो है कि वर्णित किया है? तो 4 विकल्प है आपके पास यहाँ पर। ए है समानता का अधिकार, बी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी है वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका
संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह है आपका विकल्प डी। यह अनुच्छेद 32 में इस बात का वर्णन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को यानी अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ संचरित राशि है। विकल्प ए है पदार्थ, विकल्प बी है ऊर्जा, विकल्प सी है ऊर्जा और पदार्थ दोनों, विकल्प डी है ऊर्जा, पदार्थ और संवेग सभी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। यानी किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ जो संचरित होती है वह केवल और केवल ऊर्जा संचरित होती है और ऊर्जा के अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है वह ध्वनि इसका उदाहरण है। यानी ध्वनि जब संचरित होती है तो उसके साथ ऊर्जा संचरित होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। 4 विकल्प है आपके पास। ए केवल प्रोटॉन का, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों का और डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का। ठीक है, जब आप जानते हैं कि नाभिक के केंद्र में 2 कण होते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन, इन दोनों के योग को जो है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पर, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। यहाँ पर आपको विस्तार से दिया गया है, आपको हो सकता है कि परीक्षा में इतना विस्तार से ऑप्शन ना दे। याद रखिएगा कि आपको पूछा गया है कि कौन सा एक यौगिक है। ए पारा, संकेत ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं देगा परीक्षा में। बी ओजोन जिसका संकेत है O3, सी वायु N2O2 CO2 तथा अन्य गैसों का यह मिश्रण है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वायु क्या है, एक मिश्रण है जो बिल्कुल भी आपको परीक्षा में नहीं देगा। मैंने चूंकि क्वेश्चन को खुद से फॉर्मेट किया करता हूँ तो खुद से फॉर्मेट करने में उस टाइम में मैंने दे दिया, लेकिन जब मैं अभी आपको व्याख्या करवा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतना डिटेल कर देगा तो फिर एग्जाम में पूछेगा क्या। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वायु क्या है, मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद चौथा विकल्प है आपके पास अमोनिया यानी NH3। आपसे पूछा है कि यौगिक क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 3 है। और यौगिक की परिभाषा क्या होती है कि किस 2 या 2 से अधिक तत्वों को, ठीक ना, किसी 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। तो यहाँ पर 2 तत्व है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, या एक निश्चित अनुपात में 1:3 में मिला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अमोनिया एक यौगिक है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट 13। आपको कैसा लगता है हमारा सेट या टेस्ट, आप हमें कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है और मुझे वीडियो बनाने में और भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने करीब के मित्रों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।